हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका, आपकी मेंटर यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं डेली एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू। आज हम कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से होंगे, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। आपको उन्हें सॉल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, आप यहाँ पे दो चीज़ कवर करेंगे। एक एमसीक्यू, आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरी ये, साथ ही साथ आप यूपीएससी में जो पूछे गए सवाल हैं डायरेक्ट वो आपके सामने आते हैं। तो आप एक ही समय में दो चीज़ें कवर कर पाते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो आपकी लाइफ में बहुत ही मार्क्स को गेन करने में हेल्प करेगी। यूपीएससी प्रीलिम्स आप देख पाएंगे कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड टाइम दे रहे हैं, मतलब सेकेंड या लास्ट जो भी अटेम्प्ट है आपका, नर्वस ना हो। आप सिर्फ ध्यान से मॉक को दें और यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट आए हैं। जैसा हम पहले एलिमिनेट करते थे, तो सब कहते हैं कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन ट्रिक को ही एलिमिनेट कर दिया। तो वो सब को आप एक साइड रखिए और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज है 17 डेज़ जहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मोटिवेट करने वाला एक कोट है जो आपको दिन भर आज मोटिवेट रखेंगे और फ्यूचर में भी रखेंगे। ये विवेकानंद जी द्वारा बोली गई बात है। आप भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते, आप भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद में विश्वास नहीं करते हैं। राइट। हम बोलते कि हमें भगवान पे भरोसा है, बट फिर भी हम उन पे भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। तो जिस दिन आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, ऑटोमेटिकली आप भगवान पे भरोसा करने लगेंगे। तो ये है सब माइंड गेम, प्ले इट विथ माइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 1996 में पूछा था। ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉ एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन लीडिंग टू द इन ब्लो ऑफ द। गर्मी के समय में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर इंडियन सब कंटिनेंट में जो समर सीज़न में इंडियन ओशियन के थ्रू हवाएं बहती हैं, तो क्या इसे कहते हैं हम? ए साउथ ईस्ट मानसून, बी साउथ वेस्ट मानसून, सी ट्रेड विंड, डी वेस्टर्ली। तो हम क्या कहेंगे? जो इंडियन ओशियन से हवाएं बह रही हैं, जिनका हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, तो इन्हें हम कौन सा विंड कहेंगे या कौन सा मानसून कहेंगे? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ दक्षिण वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून इसे हम कहेंगे। ओके, बिकॉज ड्यू टू इंटेंसिव लो प्रेशर बेल्ट डेवलप इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन द साउथ वेस्ट मानसून इंटर द इंडियन सब कंटिनेंट इट ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। अब मानसून जो शब्द है वो क्या है? सीजनल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द प्रीवेलिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ अ रीजन। मानसून सीजनल चेंज कहते हैं विंड के, जब स्ट्रॉन्ग और रीजनल विंड अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। मानसून कॉज वेट एंड ड्राई सीजन थ्रू आउट मच ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो मानसून के बारे में आपको आइडिया हो गया है। आप अगर ये सवाल नहीं कर पाए तो अपने बेसिक बुक्स पे जाइए, एनसीईआरटी। अगर आपके पास नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 1995 में पूछे हैं अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ज्योग्राफी के है ये भी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता विया दिल्ली इस नंबर। कितने नेशनल हाईवे हैं अमृतसर से कलकत्ता के बीच में? A1, B2, C4, D8। ABCD आपके कौन से करेक्ट आंसर हैं? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नेशनल हाईवे हैं।
आप एक का नाम तो जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, और पहले का नाम, दूसरा नाम क्या होगा? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आपका टाइम कम वेस्ट हो। 3 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछी है। ये भले ही ओल्ड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोबारा किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि मेनली ये सारे स्टैटिक पोर्शन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? कौन सा माउंटेन है जो सिर्फ एक ही स्टेट में है इंडिया के? ए अरावली, बी सतपुरा, सी अजंता, डी सह्याद्री। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा सी अजंता। जो अजंता माउंटेन है वो एक ही स्टेट में है, और आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड। जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट है, किस बड़े से टुकड़े का पार्ट है? ये भी यूपीएससी ने अपने 1995 में क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए जोरासिक लैंड मास, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना कंटिनेंट। आप इसको ज़रूर पढ़े होंगे अपने ज्योग्राफी के बुक में या ज्योग्राफी के सिलेबस में, एनसीईआरटी में भी आपने ये पढ़ा है। तो आप इसके जवाब देने की कोशिश करें और चैट बॉक्स में बताएं कि इसके आंसर क्या है। हमेशा यूपीएससी के लिए आपको अलर्टनेस अवेयरनेस के साथ ही पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो आप ध्यान से इनके आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर दें। और जो आपको नहीं आ रहा है उसे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक नोट्स बनाएं, वहाँ पे सारे आपके जो डाउट्स हैं वहाँ लिखें और उसे बार बार रिवाइज़ करें, ताकि आप मेन एग्ज़ाम में उस चीज़ को ना भूलें और ना ही कन्फ्यूज़ करें। क्योंकि हम बहुत बार कन्फ्यूज़ कर जाते कि छोटी छोटी बातों से, कि ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा। हम चारों में से 2 तक आ जाते हैं, पर 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें भी कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको नोट्स बनाना अपने हाथों से, मतलब हैंड नोट्स। चलिए इसका आंसर होगा गोंडवाना कंटिनेंट। मतलब जो इंडियन सब कंटिनेंट है वो रियल में गोंडवाना कंटिनेंट का पार्ट है। अंडरस्टैंड? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। द paleomagnetic result obtained from India indicate that in the past the Indian land mass has moved A northward, B southward, C eastward, D westward। पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट के अकॉर्डिंग इंडिया किस साइड मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है कि साउथवर्ड मूव कर रहा है कि ईस्टवर्ड मूव कर रहा है कि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है? ये यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो आप चैट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, पहले आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट इंडिया लैंड मास हैज़ मूव टू द नॉर्थ ब्रेकिंग फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से ब्रेक होके पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट की वजह से ये नॉर्थ वर्ड में मूव कर रही है इंडिया कंटिनेंट। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करने हो तो ना तो गूगल पे सर्च करें, ना ही अदर वीडियोस देखें। मेनली आप स्टैंडर्ड बुक उठाएं या एनसीईआरटी बुक, उससे अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करें, ताकि आप एक आईएएस बनने वाले हैं। तो इस तरह से आपको एक डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके सामने 6 क्वेश्चन आ चुकी है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे 1995 में। ये मैं इसलिए भी लाई हूँ कि आपको नहीं भी पता है तो आज बेसिक आइडिया होते जाएंगे आपको, ठीक है।
तो चलिए 6 नंबर है क्वेश्चन। ऑफ द 4 प्लेसेस मार्क्ड 1, 2 एंड 3, 4 ऑन द मैप द वन इंडिकेटिंग अ टाइडल पोर्ट इज़। यहाँ पे 1, 2 आप ईस्ट में देख पा रहे हैं, 3 साउथ में देख पा रहे हैं, वेस्ट में आप 4 देख पा रहे हैं। इसमें से एक टाइडल पोर्ट है, तो वो कौन सा पोर्ट है? A1, B2, C3, D4। इसमें से टाइडल पोर्ट कौन सा है? 1, 2, 3, 4 ABCD। तो इसमें टाइडल पोर्ट कौन सा है? तो इसमें टाइडल पोर्ट आते हैं आपके ऑप्शन नंबर 4। 4 मतलब 1 indicate Calcutta port which is a tidal port situated at river Hooghly। सेकेंड है indicate पारादीप पोर्ट ऑफ उड़ीसा। जो सेकेंड आप देख पा रहे हैं वो उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है। 3 जो आप देख पा रहे हैं कोची का केरला है। 4 जो देख पा रहे हैं कंडला पोर्ट ऑफ गुजरात इज़ अ टाइडल पोर्ट। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा था, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो यूपीएससी ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पूछेगी या क्वेश्चन डिक्टो आ जाएंगे, तो आपको हमेशा आंसर देने के माइंडसेट में होना चाहिए। और मैं आपको ये अलग से एमसीक्यू नहीं ला रही हूँ ताकि कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि यूपीएससी ने अगर ऐसे नहीं पूछा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं जिनका मॉक बहुत अच्छा जाता है। 200 में से 150 आते हैं, कभी कभी 200 में से 180 तक आ जाते हैं। बट जब वो रियल में यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो उनका मार्क्स बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो यूपीएससी पूछती है वो डिफरेंट ही होता है। तो आप इसलिए मैं ये मॉक लेके आई हूँ ताकि आप मॉक का भी प्रैक्टिस कर ले, प्लस आप यूपीएससी के माइंडसेट से देखें कि हाँ यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है और क्या आपको आता है कि नहीं। आपने तो पूरा पढ़ लिया है ज्योग्राफी, तो आपको बेसिक आइडिया लगाते हुए इन आंसर्स तक पहुँचने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियल viable tree is destroying the unique natural profile, though thoughtless exploitation of timber, deforesting vast tract for palm cultivation, destruction of mangrove, illegal logging by tribal and poaching only compound the problem. Freshwater pockets are fast drying up due to deforestation and destruction of mangroves. The place refers to this question is। यहाँ पे जो भी प्लेस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे किस प्लेस की बात हो रही है? पहला है ए सुंदरबन, बी केरला कोस्ट, सी उड़ीसा कोस्ट, डी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे जो मोनोकल्चर की बात की गई है जिसकी वजह से ट्रीज़ कट रहे हैं, फिर इतना सारा एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, तो जो लॉस हो रही है ये किस प्लेस की बात यहाँ पे कही जा रही है? ABCD बताइए आप। चैट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ पे सुंदरवन की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से जो अभी सुंदरवन में आप वहाँ पे कमी देखी जा रही है, ड्राइनेस ज़्यादा दिख रही है आपको, क्योंकि ड्यू टू मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ट्रीज़, तो इस वजह से वहाँ पे आपको ड्राइनेस देखने मिल रही है इन्वायरमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने आ चुका है, यूपीएससी ने पूछा है 1995 में। इसके जवाब आप चैट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन है द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालय इज़ फाउंड ओनली अप टू हाइट ऑफ 3000 मीटर, वाइल इन द ईस्टर्न हिमालय मतलब पूर्वी भाग में इट इज़ फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। द रीज़न फॉर दिस वेरिएशन इन द सेम माउंटेन रेंज इज़ दैट। यहाँ पे हिमालयन रेंज की बात कही गई है कि जो वेस्टर्न हिमालयन पार्ट है वहाँ पे 33,000 मीटर तक हाइट होती है, और जबकि ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर। एक ही रेंज है, तो इसमें वैरायटी क्यों है? ए
ईस्टर्न हिमालय आर हायर देन वेस्टर्न हिमालय, बी ईस्टर्न हिमालयाज आर nearer to the equator and sea coast than the western Himalaya. C. Eastern Himalaya get more monsoon rainfall than the western Himalaya. D. Eastern Himalayan rock are more fertile than the western Himalayan rock. तो इसमें आप बताइए कि आंसर क्या होने के चांसेस है, क्योंकि यूपीएससी के अगर आपने इसके पहले के 2024 के क्वेश्चन देखे होंगे या 23 के, तो इस तरह से यूपीएससी आजकल पूछ रही है। यूपीएससी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछती है, कभी लॉन्ग पूछती है, कभी ऑप्शन उसके शॉर्ट रहते हैं, कभी वन वर्ड के आंसर होते हैं। तो आपको अपने तैयारी पूरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग करनी है, इधर उधर ना करके सीधा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यूपीएससी के रिगार्डिंग और भी गाइडेंस के लिए, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। अपने तैयारी को पूरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग कीजिए कि मैं आईएएस ही हूँ। तो कोई भी हेल्प चाहिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें, या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताएं कि आप यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न हिमालय गेट मोर मानसून रेनफॉल दैन द वेस्टर्न हिमालय। हाँ, ईस्टर्न हिमालय में जैसे आप कैसे समझ पाएंगे, ईस्टर्न हिमालय हो गई आपकी 7 सिस्टर्स जोन, उस तरह से आप माइंड में रखेंगे कि ईस्टर्न उस साइड को बोलते हैं जहाँ 7 सिस्टर्स होते हैं। आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि 7 सिस्टर्स के नाम क्या होते हैं। और वेस्टर्न हिमालय हो गया आपके नॉर्थ इंडिया में, अंडरस्टैंड, नॉर्थ इंडिया के उस साइड भाग में। तो इस तरह से आप बताएं और थोड़ा अपना दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए आंसर देते रहें। अगर आपके मैक्सिमम आंसर सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जितना भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ें कि आई कैन डू इट। मैंने 10 एग्ज़ाम क्लियर किया है, 12 एग्ज़ाम क्लियर किया है, ग्रेजुएशन क्लियर किया है, या तो मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो भी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कहा है ना, हम भगवान में विश्वास तब रखते हैं जब खुद पे रखते हैं। तो जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आप भगवान पे विश्वास रख रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 1995 में पूछे थे अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ। अभी यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट इसका लाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। बाई चांस जो यहाँ फिगर के थ्रू आप आंसर तक पहुँचोगे, हो सकता है यूपीएससी इसको लैंग्वेज में दे दे। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन छूटे ना। 9 नंबर, कंसीडर द मैप गिवन बिलो। यहाँ इंडिया के मैप के साउथ की फिगर दी हुई है। आपको बताना है क्या डिवीज़न अलोंग इंडियाज़ कोस्टल रीजन इंडिकेट। यहाँ पे कोस्टल रीजन है, इंडिया के कोस्टल रीजन मतलब किनारे, जितने भी समुद्र से लगे हुए पार्ट है वो दिखाया हुआ है। तो आप इससे क्या समझते हैं? ए, कोस्टल पोल्यूशन जोन, बी, salinity density isoplates, C, the area up to which Indian sovereignty extended, D, underwater relief counter। तो ये क्या है? उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा चैट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कोस्टल रीजन पे इंडिया के, यहाँ पे है अंडर वाटर रिलीफ काउंटर्स। ये इंडिया वाटर जो अंडर वाटर रिलीफ है उसे दिखाने की कोशिश की गई है इस फिगर में, वो हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो यूपीएससी ने अपने 1995 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे थे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमें आपने ये सब पढ़ लिए आप, बट आपके सामने ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, तो आपको आंसर देने, तो चैट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और यूपीएससी गाइडेंस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। इन द मैप गिवन बिलो 3 आउट ऑफ द 4 प्लेसेस मार्क्ड इन इंडिकेट प्लेस वेयर आ थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड। यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें से एक को छोड़ के 3 थर्मल पावर स्टेशन है। द प्लेस वेयर देयर इज़ नो थर्मल पावर स्टेशन इज़ मार्क्ड। यहाँ पे एक जो है वो थर्मल पावर प्लांट नहीं है, तो आपको वही बताना है कि कौन से थर्मल पावर प्लांट नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें।
थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे 3 है और एक नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है, A1, B2, C3, 4, D4, ABCD। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपको थर्मल पावर स्टेशन नहीं दिखता है या नहीं होने की चांसेस है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसे ज़रूर आप आंसर करें। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 4 जो है वो दिखाता है आपको विद्यानगर, जहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट स्टेशन नहीं है। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि थर्मल पावर स्टेशन मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं। ए नंबर जो है वो है उकाई इन गुजरात, ये भी थर्मल पावर प्लांट है। सेकंड है दोंदा पादू इन आंध्र प्रदेश, और जो 3 नंबर है वो है कोरबा ऑफ छत्तीसगढ़। अंडरस्टैंड, ये सभी थर्मल पावर स्टेशंस हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स की जो नोट्स बुक बनाए आपने उसे ज़रूर करें, वहाँ पे नोट डाउन कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमसे आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। आपको कैसा लग रहा है उसे चैट में ज़रूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में, जो यूपीएससी ने 1996 में पूछा था। ज्योग्राफी के मैंने जैसे बताया आपको, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो हम नहीं पढ़ेंगे। आपने ऑलरेडी ये सारे चीज़ पढ़े हैं अपने सिलेबस में, अपने एनसीईआरटी के बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, तो आप आंसर ज़रूर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना कि कौन से करेक्टली मैच हैं। ए इद्दुकी थर्मल पावर स्टेशन, 2 सबरिगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 3 घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट, 4 राम गंगा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 एंड 4। आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर जो है वो है 2, 3 एंड 4। मतलब जो सबरगिरी है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और 4 है राम गंगा। ये आपके सारे प्रोजेक्ट हो गए, और जो यहाँ पे 1 नंबर है वो रॉन्ग है। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपके सामने 2 लिस्ट बताई हुई है। तो 2 लिस्ट में आपको एक तरफ दिया है क्लाइमेट कंडीशन और दूसरी तरफ है रीज़न कि ये क्लाइमेट कंडीशन क्यों ऐसा है। तो आपको इसके करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में बताने हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए इसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्लाइमेट कंडीशन रीज़न। A. Madras is warmer than Calcutta. 1. Northeast monsoon. B. Snowfall in Himalaya. Altitude. C. Rainfall decrease from West Bengal to Punjab. 3. Western depression. D. Sutlej Ganga plain gets some rain in winter. 4 है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, 5 है लैटिट्यूड। अब ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी रिटर्न मतलब दोबारा पूछ सकती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं
या तो मैच द फॉलोइंग करके यूपीएससी पूछ सकती है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया तब तो बड़ी बात है। अगर नहीं भी पूछते यूपीएससी तो आप जो मॉक करते हैं तो ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करती है। अब आप बोलेंगे एलिमिनेशन ट्रिक तो यूपीएससी ने हटा दी है, बट कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें पता होंगी, तो जो नहीं पता होंगी तो उसे हम मेंटेन कर पाएंगे। तो आपके पास जो है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, कम से कम इनके करेक्ट आंसर देने की आप ज़रूर कोशिश करें। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। जी, इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए का होगा 5 नंबर, मतलब मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता लैटिट्यूड की वजह से। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि लैटिट्यूड मतलब आप क्या समझते हैं। बी है 2, मतलब एल्टीट्यूड की वजह से स्नोफॉल होते हैं हिमालय में। रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना डिस्टेंस होंगे उस तरह से रेनफॉल। डी, सुतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर बिकॉज विंटर डिप्रेशन। अंडरस्टैंड? अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इस यूपीएससी ने अपने 1996 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे थे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं से पढ़ा है, चाहे ये आपका फर्स्ट ईयर हो या लास्ट ईयर हो, आपने इसको ज़रूर पढ़ा है। तो एक बार आंसर को फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश करें। 1 किशन गंगा, 2 गंगा, 3 वेन गंगा, 4 पेन गंगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर वेन अरेंज्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज़। इस तरह से क्वेश्चन अभी भी यूपीएससी पूछती है। तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन हो गए हैं कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में कौन पहले आएगा फिर कौन लास्ट में आएगा। नॉर्थ हो गया आपका उत्तर साइड, साउथ हो गया आपका दक्षिण साइड। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो पहले क्या पड़ेगा। यहाँ पे देखिए A 1 2 3 4, B 2 1 3 4, C 2 1 4 3, D 1 2 4 3। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहले हम 1 और 2 में देख लेते हैं कि पहले क्या था, किशन गंगा या गंगा। तो बताइए आप इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है किशन गंगा, देन आता है गंगा, 3 आती है वेन गंगा, 4 आती है पेन गंगा। तो ये आपके को पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ें। यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे गाइडेंस दिए जाते हैं, आपके सभी क्यूरीज को सॉल्व किया जाता है और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि यूपीएससी के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपको यूपीएससी में दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें और चैट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताएं। 14 नंबर, यू माइट सी अ फ्यू curious dens around, but that is because used to be Danish outport. This quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty street and desert beach front is a quaint gem. The place referred to in this quotation lies on the A. Tamil Nadu coast, B. Kerala coast, C. कर्नाटका कोस्ट, D. गोवा कोस्ट। यहाँ पे जेरूसलेम का नाम आया है। अभी आप बताएंगे, आपको पता होगा कि इज़राइल में और हमास में वार हो रहे हैं। वहाँ की बाउंड्री आप पढ़ लीजिएगा कि इज़राइल की बाउंड्री कहाँ तक लगती है, फिर उसके क्या कंडीशंस है, अभी कौन सी सी लगती है, क्या है। एक बार मैप उसको जरूर दिख लिया क्योंकि वहाँ से ज़रूर यूपीएससी गारंटीड क्वेश्चन पूछेंगी। फिर रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है तो आपको रशिया और यूक्रेन के सबके बाउंड्रीज पता होने चाहिए, बाउंड्रीज कंट्री कौन कौन सी हैं। फिर इंपॉर्टेंस सीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे कि कौन सा है जो इतना ब्यूटीफुल
कोटेशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु कोस्ट को हम इस तरह से डोनेट कर सकते हैं, इस तरह से रेफ़र कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फोर्क इनटू टू स्ट्रीम एंड रीयूनाइट अ फ्यू माइल फर्दर ऑन, thus forming the island of Srirangapatnam, शिवासमुद्रम एंड श्रीरंगम। कौन सा रिवर है जो 3 भागों में बंटता है, फिर 2 स्ट्रीम में होते हुए कुछ माइल पे जाके रीयूनाइट हो जाते हैं, तो उससे 3 प्लेसेस आइसलैंड बनते हैं। तो ये किस रिवर द्वारा होता है, मतलब कौन सी रिवर है जो 3 बार डिवाइड होती है, 2 बार मिलते हुए पूरा यूनाइट हो जाती हैं। तो कौन सा प्लेस के बारे मतलब कौन सी रिवर के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। यहाँ सभी साउथ के रिवर हैं। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज ये कहाँ से निकल के कहाँ पे अंत हो रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आंसर बताएं कि ये किस रिवर के बारे में बात की जा रही है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि यूपीएससी क्या पूछने वाली है। यू डोंट नो कि यूपीएससी कहाँ से पूछेगी, क्या पूछेगी। तो आपकी तैयारी पूरा अच्छे से होनी चाहिए। कम से कम जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके सवालों के जवाब तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि आपने पूरे बुक पढ़े हैं। तो चलिए बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी रिवर की ये क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये है 1996 में पूछा जाने वाला यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कि आपको इजी लग रहा है, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। चैट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर बताएं, अपने कमेंट करें। इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डिनोटिफाइड ट्राइब रेफर्स टू ए ट्राइब्स विच आर aboriginal, B nomadic tribe, C tribe practicing shifting cultivation, D tribe which were earlier classified as criminal tribe। तो यूपीएससी ने ये 1996 में पूछे थे, तो आप बताइए कौन सा इसका आंसर होगा कि डी नोटिफाइड ट्राइब क्या है। और पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस बार ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। जो डी नोटिफाइड ट्राइब है उन्हें ट्राइब विच वेयर अर्लियर क्लासिफाइड एज अ क्रिमिनल ट्राइब। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी। थैंक यू।